हाय हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वेलकम टू सी इंटरमीडिएट। कैसा लग रहा है आपको इंटर की क्लास में बैठकर? फर्स्ट डे कैसे हुए आपके एग्जाम्स? ऑब्वियसली यहाँ वही बैठे होंगे जिन्हें यकीन है कि हमारे एग्जाम्स अच्छे गए, राइट? एक्सेप्ट मैथ्स। ऐसा पूछना चाहिए कैसे गए एग्जाम एक्सेप्ट मैथ्स। शायद मैथ्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ इस बार, ऐसा कुछ। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो ठीक ठाक थे, पास हो ही जाएंगे सर, मैथ्स ने डरा दिया क्या होगा। बट डोंट वरी, वो पेपर सबका ही बिगड़ा है। और ऐसा कहा जाता है सीए में कि जो पेपर ज़्यादा बिगड़ जाए उसमें पास कर देते हैं। ठीक है, उल्टा ही करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ। चलिए, ऑनलाइन वालों आपको प्रॉपर है वॉइस? आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? ऑल राइट, थैंक यू। सो सबसे पहले वैसे तो असीम सर मेरा नाम बता चुके आपको। माय नेम इज़ रोहित खंडेलवाल। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज एक तो सीए डे है, सो हैप्पी सीए डे टू ऑल द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? तो एक तो बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी। रजिस्टर्ड वैल्यूअर नाम का एक प्रोफेशन है जो इंडिया में अभी एग्जिस्ट करता है। देयर आर ओनली 1500 रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज ऑफ नाउ, सो फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ देम। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक एग्जाम होता है। बड़ी कंपनियां जितनी भी होती हैं उनमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं, बट वो हर कोई अपॉइंट नहीं हो सकता। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंडक्ट एन एग्जाम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में काम करने वाला एक इंस्टीट्यूट। सो वो एक एग्जाम कंडक्ट करता है। आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड विद दैट एग्जाम, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई एम सर्विंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सर्टन कंपनीज। तो मैं अभी एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुछ कंपनीज के बोर्ड में हूँ। अपार्ट फ्रॉम देट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप सबने सुना होगा। सो मैंने एक कोर्स किया हुआ है इससे, हाउ टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप इन इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस कैसे डेवलप होते हैं। सो ये मेरी एजुकेशन प्रोफाइल एज फार एज माई प्रोफेशन इज कंसर्न। तो मैं एक तो पढ़ाता हूँ, फॉर्चुनेटली हम यहीं पढ़े हुए हैं और यहीं पढ़ा रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन माई प्रैक्टिस। तो हमारी एक फर्म है स्पार्क एंड एसोसिएट्स। सो उसमें एक पार्टनर हूँ मैं। कॉरपोरेट कंसल्टेंसी और वैल्यूएशन वाला ही काम करता हूँ। तो डेफिनेटली हम ये जो लॉज पढ़ रहे हैं, कॉरपोरेट लॉज और अदर लॉज, दिस इज इन माई प्रैक्टिस। इसी चीज़ की मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लॉज की प्रैक्टिस करता हूँ, कॉरपोरेट लॉज और वैल्यूएशन की। और दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी। असीम सर बोल रहे थे हमारे, खैर हमको डर लगता है जब असीम सर नाटा सर यहाँ खड़े हुए हैं उनके सामने इधर क्लास में आने में। असीम सर बोल रहे थे मेरे बारे में, पर हम लोगों के बारे में असीम सर बोलें ये हमें ठीक नहीं लगता। हम असीम सर, नाटा सर, तरुण सर के बारे में बोलें ये समझ में आता है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है और इंदौर नगर निगम इंदौर में सीए डे और डॉक्टर्स डे एक साथ सेलिब्रेट करती है। सो इंदौर के टॉप 12 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आज इंदौर नगर निगम के महापौर सम्मानित कर रहे हैं। उनमें असीम त्रिवेदी सर एक हैं। ठीक है, तो बड़े लोग अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलते, ठीक है, दूसरों को ही बड़ा बताते हैं। तो असीम सर इज़ वन ऑफ देम। और टीचिंग फील्ड में से केवल एक असीम सर ही हैं जिनको आज महापौर टॉप इफेक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फॉर्म में सम्मानित कर रहे हैं इंदौर में। सो इट इज़ वेरी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए अब डायरेक्टली आता हूं मेरे सब्जेक्ट पर। एक 30 मार्क्स का सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, दैट इज अदर लॉ। आपको एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें एक तो आप पढ़ोगे कंपनीज एक्ट का ब्रीफ, एक थोड़ा पार्ट, और एक पढ़ोगे एलएलपी एक्ट और उसके रूल्स। दिस इज अबाउट कॉर्पोरेट्स। नाउ एज फार एज अदर लॉज इज आज कंसर्न, तो यहां 3 चैप्टर हैं 30 मार्क्स में। कई बच्चों की हैबिट होती है ना, जो कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का, वैसा तो इंटर में ऐसा कुछ होता नहीं। वो तो आप फाउंडेशन में भी समझ चुके होंगे वैसे। फिर भी कई बार हमें लगता है कि 3 चैप्टर 30 मार्क्स, इसका मतलब है बिल्कुल नहीं कि हर चैप्टर 10 नंबर का है, बट हाँ मोर और लेस 8-10 नंबर के क्वेश्चन हर चैप्टर में से आते हैं। तो ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है? मैं ऐसे कहता हूं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है लॉ में, क्योंकि 3 ही चैप्टर्स हैं और 30 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो अब सबसे पहले हम आज एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करेंगे अबाउट दिस चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। कभी 3 चैप्टर से आपको नाम दिख रहे होंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे जनरल क्लॉज एक्ट। मैं पहले इन तीनों का ब्रीफ भी कर दूं, एग्जैक्टली तीनों क्या है।
जनरल क्लॉज एक्ट, आपने लॉज पढ़े हैं आज तक? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है आपने? और कौन कौन से लॉज पढ़े हैं आपने? आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, आपने कंपनीज एक्ट का भी थोड़ा बहुत तो पार्ट पढ़ा है, आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है। यहां कभी कभी कुछ टर्म्स आती है ना, जिनको एक्ट में क्या किया जाता है, डिफाइन, तो फिर आपको पढ़ाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये, एग्रीमेंट मीन्स ये, ऐसा ही पढ़ाया जाता है। कंसिडरेशन का डेफिनेशन आपको पढ़ाया गया। अब एक्ट में जब वर्ड कई बार रेगुलरली रिपीटेटिवली यूज किया जाता है, तो एक्ट की जिम्मेदारी क्या बनती है कि उस वर्ड को स्टार्टिंग में एक बार क्या कर दे, डिफाइन। लेकिन अगर किसी वर्ड की एक्ट में कोई डेफिनेशन ही नहीं है तो क्या करें? यस, बहुत बढ़िया। क्या आपको पहले किसी ने बताई ये बात? तो आप अंदाज लगा रहे हो, सही लगा रहे हो आप। ऐसा वर्ड जो कहीं डिफाइंड ही नहीं है उस लॉ में, उस वर्ड की डेफिनेशन फिर कहां से रेफर की जाती है? जनरल क्लॉजेस एक्ट से। नाम से ही क्लियर है ना, ऐसे क्लोजेस जिनका नेचर क्या है, जनरल, और वो किसी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, तो उनका रेफरेंस कहां से लेंगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट से। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी अब तक कि इस एक्ट में मेजरली क्या दी हुई है, डेफिनेशंस और इंटरप्रिटेशन के कुछ बेसिक रूल्स दिए हुए हैं। नाउ डायरेक्टली कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये इंटरप्रिटेशन क्या होता है, क्योंकि सेकंड चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। बिलीव मी, एक तो आप अभी इंटर में आके भी बहुत सारे लॉज पढ़ोगे, ऐसा ही है ना, सुना होगा ना आपने। लाइक आप कौन कौन से लॉज पढ़ने वाले हो इंटर में? एक तो कॉर्पोरेट लॉज पढ़ने वाले हो, और क्या क्या पढ़ने वाले हो? टैक्सेशन भी लॉ ही है ना, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी के बहुत सारे एक्ट, ये सब क्या है अपने आप में? लॉज। आप बहुत सारे लॉज पढ़ोगे, कुछ इंटर में कुछ फाइनल में पढ़ते हो आप। अब बात करते हैं कि ये चैप्टर क्या है, तो सुनो ध्यान से। ये चैप्टर पूरे सिलेबस के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ही चैप्टर में सिखाया जाएगा कि जो लॉ आप पढ़ रहे हो उस लॉ का मतलब कैसे निकालते हैं। तो बातों बातों में मैंने ये बता दिया कि इंटरप्रिटेशन मतलब होता क्या है। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब निकालना। To interpret the law means to understand the law, means to develop the understanding of the law, means जो लॉ में लिखा हुआ है उसका सही मतलब निकालने के रूल्स यहां पढ़ाए जाते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये वो टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट का पार्ट है। Whenever you will study any type of law in this country, आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ किसने बनाया? किसी इंसान ने। लिखते टाइम वो कुछ गलतियां कर सकता है, लिखते टाइम उसका एक माइंडसेट है जिसको बेस बनाकर वो लॉ लिख रहा है। तो हमें चाहिए होता है कि हम उस लॉ का क्या करें? इंटरप्रिटेशन। तभी तो आप उस लॉ को फॉलो कर पाओगे। जब तक आपको यही नहीं पता कि लॉ लिखने वाला कहना क्या चाहता है, आप सही और गलत कैसे पता लगाओगे? इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। लॉ का मतलब निकालना इज इंटरप्रिटेशन। लेकिन यहां तो सर कुछ और लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अभी लास्ट बात और कर लूं, फिर डायरेक्टली इस चैप्टर पर आ रहा हूं, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे ना। लास्ट, ये नाम आई होप आपने सुना है कभी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, शॉर्ट में से क्या कहते हैं? फेमा। हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? पहली बात, जनरल क्लॉज एक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? ये भी लॉ के इंटरप्रिटेशन का एक पार्ट है कि भैया कहीं कुछ डिफाइन नहीं हो तो कहां से रेफरेंस लेना? जनरल क्लॉजेस एक्ट। इंटरप्रिटेशन क्यों पढ़ा रहे हैं? कोई भी बच्चा हो, चाहे सीए कर रहा हो, सीएस कर रहा हो, एलएलबी कर रहा हो, क्या पढ़ना पड़ेगा? लॉज। और अगर लॉ पढ़ना है तो पहले क्या सीखो? इंटरप्रिटेशन। ना ये क्यों पढ़ा रहे हैं यार? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आप जब किसी कंपनी में जाओगे, जॉब करोगे, बड़ी कंपनी होगी, वो कर रही होगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो या तो आपको फॉरेन करेंसी बेचने जाना है या फॉरेन करेंसी गवर्नमेंट से खरीदने जाना है, तभी तो पेमेंट कर पाओगे, आप पेमेंट रिसीव कर पाओगे। तो ये एक्ट यूज होगा। ऐसे हर कोई व्यक्ति आरबीआई के पास जाके ये नहीं बोल सकता कि ये लो 1 करोड़ बदले में मुझे दे दो डॉलर। आरबीआई बोले तुम क्या करोगे, तो आप ये नहीं बोलते आपको क्या काम, आप पैसे रखो ना यार, मैं मर्जी पड़े वो करूं, उड़ा दूं बारात में जाकर डॉलर, आपको क्या काम, नहीं बोल सकते हो। हाउ विल यू यूज द फॉरेन करेंसी इन दिस कंट्री?
दिस विल बी डिटरमाइंड बाय द फेमा. सो ये लॉ एक्ट का नाम है फेमा और लॉ मेकर कौन है? आरबीआई. देखो मैं मानता हूं आप इतने समझदार हो चुके हो यहां तक आते आते कि एक होता है लॉ और एक होता है रेगुलेटर. जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं. एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूं. एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013. हु इज द रेगुलेटर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके अंडर में कौन काम करते हैं? आरओसीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. सो एक होता है लॉ और एक होता है उसकी रक्षा करने वाला रेगुलेटर. तो यहां लॉ क्या है? फेमा. और इसको बनाने वाला, इसको रेगुलेट करने वाला कौन है? आरबीआई. तो डिटेल में पढ़ेंगे फेमा कि भैया कौन सी चीजों के लिए पेमेंट मिल सकता है, कौन सी चीजों के लिए डॉलर ले सकते हो, किस चीज के लिए आपको डॉलर दिया जाएगा, किस चीज के लिए मना कर दिया जाएगा. ये सब कहां लिखा हुआ है? फेमा में. आते हैं अब डायरेक्टली डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट. एक्ट के थ्रू ही, एक्ट में ही क्या, एक्ट में जो लिखा हुआ है वो ही क्या है? लॉ. लॉ को बनाने के लिए लॉ ऐसे बोलकर नहीं बनाया जा सकता. लॉ के लिए क्या चाहिए आपको? एक एक्ट चाहिए, है ना. तो एक्ट में क्या लिखा हुआ है शिवांशु? लॉ. जो लिखा हुआ है एक्ट में उसी को बोलते हैं कानून, उसी को बोलते हैं लॉ. चलिए अब आते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर पर. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. एक बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं आज, बहुत ही काम का और बहुत ही इंटरेस्टिंग. मैंने आपको ये वर्ड तो समझा दिया, इंटरप्रिटेशन. अब हम आते हैं दूसरे वर्ड पर कि कौन सा इंटरप्रिटेशन सिखाओगे इस चैप्टर में. किस चीज का इंटरप्रिटेशन सीखना है? स्टैट्यूट्स का. तो आपको डाउट आ चुका है कि ये वर्ड हमने पहली बार सुना है आज. कौन सा वर्ड? स्टैट्यूट. ये स्टैट्यूट क्या होता है? तो सबसे पहले आपको यह सिखाता हूं कि स्टैट्यूट क्या होता है. स्टैट्यूट किसको बोलते हैं वो सीखें. तो बहुत सिंपल सिखा रहा हूं आपको. इतना सा समझ लें कि जो रिटर्न लॉज होते हैं, आज ना ये बोरोड आईपैड है, मेरा आईपैड कोई और लेकर गया हुआ है और ये पेंसिल इस पर सपोर्ट नहीं कर रही ढंग से, सॉरी फॉर दैट. रिटर्न लॉज, ऐसे लॉज जो क्या हैं? लिखे हुए, उन्हें कहा जाता है स्टैट्यूट्स. अब आपको आएगा डाउट कि लॉ तो लिखे हुए ही होते हैं. सो यहीं से एक नया पॉइंट स्टार्ट हो गया. देयर आर टू टाइप ऑफ लॉज, रिटर्न एंड अनरिटर्न. आप कई ऐसी चीज आज भी जाने अनजाने में फॉलो कर रहे हो जो आपको किसी ने बोला कि यही करना होता है और वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर हम सब कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंड बन गया है. ऐसे लॉ को क्या कहते हैं? अनरिटन लॉ. उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे वो कोई नहीं बता सकता क्योंकि वो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है. इंटरप्रेट उसको करोगे जो कहीं लिखा हुआ है और आप उसका मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. सो देयर आर टू काइंड ऑफ लॉज, रिटर्न और अनरिटर्न. और रिटर्न लॉज जो किसी ऑथोरिटी ने पास करके बनाया, उसे क्या कहा जाता है? स्टैट्यूट. मतलब स्टैट्यूट और लॉ एक ही चीज है, बट लॉज में बी ऑफ टू काइंड, रिटर्न और अनरिटर्न. एक तो मुझे एक बात बताओ, ऑफलाइन ऑनलाइन वालों का तो मुझे नहीं पता आप कैसे बैठे हो. ये जो आप बैठे हो मेरे सामने, आप इतनी टेंशन में क्यों बैठे हुए हो? क्या समस्या है? आपको किसी ने बोल के भेजा है क्या कि ऐसे मुंह चढ़ा के पढ़ना पड़ेगा, मुंह बना के पढ़ना पड़ता है तो ये सीए बनते हैं? ऐसा कुछ नहीं. अभी असीम सर बता कर गए मेरे बारे में. वैसे आपको, हम जैसे लोग भी सीए बन जाते हैं. तो मस्ती से बैठो ना यार. आपको कोई समस्या है क्या? कोई तनाव है जीवन में? तो मस्ती से बैठो ना यार. इतने मुंह चढ़ा के क्यों मुंह बना के बैठे हो? किसी ने, मेरे को लगता है तुम्हें किसी ने बोल के भेजा है कि सीए करना है तो ऐसे ही मुंह बना के बैठना पड़ता है, टेंशन. ऐसा कुछ नहीं होता. हम जैसे लोग भी सीए बन जाते हैं और हम कोई
8-10 बार में नहीं बने, हम एक बार में बने, है ना। फॉर्चुनेटली कभी फेल नहीं हुए। हाँ आज भी, लेकिन बनने के 11-12 साल बाद भी सपने आ जाते हैं कि फेल हो गए, क्रिकेट रुक गया, है ना। दैट इज डिफरेंट थिंग, बट फॉर्चुनेटली ना कभी सीए में ना कभी सीएस में कभी फेल नहीं हुए। सो आप भी मस्ती से पढ़ो, पढ़ना है दैट इज इंपॉर्टेंट, सिंसियरली पढ़ना है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट सिंसियर होना है, सीरियस नहीं होना है, देयर इज अ डिफरेंस, है ना। सीरियस लोग आईसीयू में रहते हैं, अपने को सिंसियर होना है ना। तो ट्राई भी करो कि हम इसको 2 वे रखें। अगर मैं कुछ वापस से, लॉ कितने तरह के हो सकते हैं, तो रिटर्न और, है ना, रिटर्न की हम कोई ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते। रिटर्न लॉ जो किसी लॉफुल अथॉरिटी ने बनाकर दिया, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूट, और हम ऐसे ही लॉज का इंटरप्रिटेशन यहां सीखेंगे। अभी बात करते हैं कि लिखता कौन है लॉ को। ये रिटर्न लॉ जो किसी अथॉरिटी ने पास करके बनाकर दिया, इसमें तो बहुत सारी बातें आ गई हैं। ये कौन करता है? लॉ बनाया कैसे जाता है, लॉ लिखता कौन है, लॉ पास कौन करता है, लॉ लागू कौन करता है? क्या इन सब बातों के आंसर पता है आपको? चलिए वन बाय वन क्वेश्चन पर आते हैं। लॉ लिखता कौन है? गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप में खुद एक किताब है, वो कैसे लॉ लिखेगी? ऑनलाइन वालों, अरे बहुत 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिया आपने। ये सब बातें बातें मैं करूंगा, डोंट वरी, करेंगे अपन ये सब बातें। मुझे पता है मेरे से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और मुझे पता है मुझे इसका आंसर भी देना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं करूंगा। सी और सी साथ में कैसे पॉसिबल है? मैं करूंगा, सब हमने कर लिया, मैं करूंगा सारी बातें, ठीक है, समय पर करेंगे। हमसे किसी ने मना नहीं किया था कि नहीं कर सकते, इसलिए हमने कर लिया और हो गया गलती से, बस यही कहानी है इतनी सी। बताओ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लॉ लिखेगा? शेष कहां से लाया? हाँ, जिनसे एमिनेट मींस जिनसे उसको निकाला गया, बनाया गया, लाया गया। पार्लियामेंट में पेश किया जाता है सर कोई लॉ बनाने के पहले, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड आईएएस ऑफिसर, व्हाट, ओके, बढ़िया। सुनिए यार, लॉ, एक तो एक बात बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो श्रेया, आपने बहुत टू द पॉइंट आंसर दिया। कंसर्न मिनिस्ट्री, समझना, इस देश में 2 तरह की सरकारें हैं। मैं लिख नहीं रहा, आपको लगे कुछ चीज आपको नोट करनी है, आप कुछ समझ लेना, मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 तरह की सरकारें इस देश में। वी आर नॉट यूनिटरी, वी आर फेडरल इन अवर स्ट्रक्चर। ऐसा आपने कभी पहले भी सुना होगा। तो देखो, आज स्टेच्यूट समझाते समझाते आपको देश समझा रहा हूं, और जब मैं सब आज का डिस्कशन कंक्लूड करूंगा तब तक आपको समझा दूंगा ये पूरा आज का डिस्कशन आपके साथ किया क्यों है। इस देश में 2 सरकारें हैं, एक सेंट्रल और एक स्टेट। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूनिटरी, वी आर फेडरल। हम कुछ सेंस में यूनिटरी हैं, जैसे कि हमारे यहां सेना केवल केंद्र की होगी, उस फॉर्म में हम यूनिटरी हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्या हैं? फेडरल। 2 तरह की सरकारें हैं, सेंट्रल और हर स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, यस, देयर आर सर्टेन टेरिटरीज विच आर गवर्न बाय डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्हें आप क्या कहते हो? यूनियन टेरिटरी। एग्जाम्पल लद्दाख, एग्जाम्पल दिल्ली। दिल्ली इज नॉट द यूनियन टेरिटरी, किसी जमाने में हुआ करता था, एज ऑफ नाउ दिल्ली इज अ स्टेट, हाउएवर इट इज नॉट फुल स्टेट, बट वो स्टेट है। जम्मू कश्मीर आज की डेट में यूनियन टेरिटरी ही है, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, दमन दीव, अंडमान निकोबार, यहां ये टेरिटरी तो है, लेकिन रेगुलेट वहां की गवर्नमेंट नहीं करती, सेंट्रल करती, तो उन्हें क्या बोल देते हैं? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलिए, देश चलाने का, ओवरऑल कंट्री को लेकर जो सब्जेक्ट मैटर है उनको चलाने का पावर किसके पास? सेंट्रल के पास।
और जो किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको डिसाइड करने का पावर किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। अब आप समझना, कौन सा मुद्दा कौन डिसाइड करेगा, यह बात मोदी जी या मोहन यादव जी डिसाइड नहीं करेंगे। यह बात ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड है, जिसको आपने कभी सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यू एवर हर्ड अबाउट दिस? नहीं सुना आपने? बहुत अच्छा है, फिर मैं आज ये डिस्कशन कर रहा हूं। तो सबसे पहले देश में कानून कैसे बनता है वो सीख लें, फिर कानून का इंटरप्रिटेशन भी सीख लेंगे। और ये वर्ड की डिस्कशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लिखा हुआ है कि स्टेट्यूट का इंटरप्रिटेशन करना है। स्टेट्यूट मींस क्या? रिटर्न लॉ, जो किसी अथॉरिटी ने लॉफुल तरीके से बनाया, उसे कहते हैं स्टेट्यूट। तो अथॉरिटीज कौन है लॉ बनाने वाली? तो समझना आप, इस देश में कानून बनाने के पावर 3 लोगों के पास है। कौन सा कानून कौन बनाएगा ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। किसने डिसाइड किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। व्हाट इज यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर लिखे हुए हैं, उन सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है। कुछ लोग, क्या पता उनकी नॉलेज में कमी है या चीजों को भटकाने की वजह से, ऐसे इंटेंशन की वजह से ऐसा करते हैं, मुझे नहीं पता। बट आप, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि हम इतना सारा काम खुद कैसे करेंगे, तो सेंट्रल ने कहा तुम भी लॉ बनाओ। ऐसे कोई बेवकूफ नहीं है जो अपना अधिकार किसी और को देगा। ये मैटर काम ज्यादा या कम का नहीं है, मैटर है राइट्स का, मैटर है पावर्स का, किसके पास कितनी। और ये डिसाइड हम नहीं करेंगे, ये डिसाइड ऑलरेडी किया जा चुका है। कहां? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्होंने कहा भैया तुम लड़ोगे बाद में कि सारे मैटर हम डिसाइड करेंगे, तो नहीं कर सकते। वो मैटर जो कंट्री एज अ होल को अफेक्ट करेंगे, उन पर लॉ बनाने का पावर किसको दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। उनके नाम भी लिख दिए कि इन 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 मैटर पर लॉ बनाने का पावर किसको है? सेंट्रल को। एक एग्जांपल जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में एक एंट्री लिखी हुई है। लिस्ट है तो मतलब नाम लिखे होंगे अलग अलग, उसमें एक लिस्ट लिखी, उस एंट्री, उसमें एक नाम है लॉ रिलेटेड टू टैक्स ऑन इनकम। वो केवल कौन बना सकता है? सेंट्रल। इसलिए इनकम टैक्स किसने बनाया? ठीक है। सो लॉ, यूनियन लिस्ट में जितने भी नाम लिखे हैं उन सब पर लॉ बनाने का पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। नाउ यह सब है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट लिस्ट मुझे समझाने की जरूरत नहीं। स्टेट लिस्ट में जो मैटर लिखे हुए हैं उन मैटर पर लॉ बनाने का पावर पर्टिकुलर स्टेट को होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब क्या? कॉन्करेंट को हिंदी में कहते हैं साथ साथ, पैरेलली। तो दिमाग लगाओ, कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर लिखे उनका क्या? ये वो मैटर हैं जो कंट्री एज ए होल को भी अफेक्ट करेंगे और स्टेट को तो अफेक्ट कर ही रहे हैं। ऐसे मैटर्स पर लॉ बनाने का पावर किसी एक को नहीं दिया, कहते दोनों मिलकर बना लेना। कौन दोनों? सेंट्रल एज वेल एज स्टेट्स। तो मैं आपको बता दूं फॉर योर नॉलेज, जो कॉन्करेंट लिस्ट, जो आपका जीएसटी है ना, जीएसटी, ये भी तो एक लॉ बना के लाया होगा। तो जीएसटी का नाम कहां लिखा गया? कौन सी लिस्ट में? कॉन्करेंट लिस्ट में। इसलिए जीएसटी तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था जब तक सेंट्रल भी अप्रूव ना कर दे और जब तक इस देश की आधी से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ना अप्रूव कर दे। ये मैटर होता है कॉन्करेंट का। ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? लॉ बनाने का पावर किसको है? ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिसाइडेड है। ठीक है। अब आते हैं आगे। बढ़िया। नाउ एक कानून सेंट्रल को बनाना है, सब्जेक्ट मैटर सेंट्रल के यूनियन लिस्ट में मतलब लिखा हुआ है। अब कैसे बनेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बेटा अपने आप में कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस में डिवाइडेड है? मिनिस्ट्रीज में। मिनिस्ट्रीज अलग अलग डिपार्टमेंट में
डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे बजट कौन बनाता है, तो बच्चे बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो मैंने थोड़ा सा पहले तो और थोड़ा सही करवाता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उस मिनिस्ट्री में भी एक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये बनाता है बजट। तो मिनिस्ट्रीज के अंडर में भी क्या होते हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग। तो सपोज करो एक कानून सेंट्रल को बनाना है, तो अब क्या मोदी जी बना लेंगे? नहीं, वो कानून किसको बनाने के लिए दिया जाएगा? उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को जिसके अंडर में वो आता है। जैसे अगर कंपनीज एक्ट को बदलना हो आज की डेट में और नया कंपनीज एक्ट लाना हो, तो वो लिखेगा कौन कानून? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां कौन बैठे हैं? ब्यूरोक्रेट्स, वो बनाएंगे। तो सबसे अच्छा आंसर क्या था? कंसर्न मिनिस्ट्री बनाएगी। मिनिस्ट्री में कौन बैठे हुए हैं? ब्यूरोक्रेट्स, वो बनाएंगे। तो यार इतने डिस्कशन के बाद आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कानून जो भी पढ़ोगे आप, चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ाए, या यहां पढ़ो या फाइनल में पढ़ो या बनने के बाद कोई अलग ही कानून पढ़ो, दिमाग में पीछे एक बात रखना कि एक कानून हमें हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो की खुदाई में से तो नहीं मिला है। ये भगवान की वाणी भी नहीं है कि ये रे पुराण, इनको पढ़ लेना और जो लिख दिया बिना दिमाग लगाए एक्सेप्ट कर लेना, यही करना है। ये दोनों तो नहीं है। तीसरी बात है कि ये कानून किसी ह्यूमन बीइंग ने लिखे हैं, और लिखे होंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि रात को से सपना आएगा कि कल ये लिखना है, फिर अगले दिन सपना आएगा कि कल ये लिखना है ना। ऑफिसर है वो, ब्यूरोक्रेट्स हैं। लॉ बनाने के पीछे क्या होगा? एक माइंडसेट। लॉ बनाने के पीछे होगा एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए वो लॉ बनाया गया। अगर आप भी वो ऑब्जेक्ट समझ लो तो लॉ आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस इसी माइंडसेट से लॉ पढ़ना, कोई भी पढ़ो। हाँ डेफिनेटली अब अमाउंट तो रटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा पेनल्टी 100 रुपए की लगाएंगे तो 100 की लगाएंगे, वो चाहता तो 1000 भी लिख सकता था, वो अलग बात है। लेकिन लॉ 90% लॉ, 10% किसको छोड़ रहे हैं कि पेनल्टी के प्रोविजंस हुए, कुछ लिमिट्स जो बनाते हैं 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी कहीं कहीं लिखी है, जैसे स्मॉल कंपनी 4 करोड़ 40 करोड़ पड़ा है आपने, इनको छोड़ देंगे, 10% पार्ट छोड़ दें। 90% लॉ, आप अगर ऑब्जेक्ट समझोगे लॉ का, लॉ मेकर का इंटेंशन समझोगे तो लॉ समझ में आएगा, क्योंकि वो किसी व्यक्ति ने बनाया। नाउ तो कौन बनाएगा? कंसर्न मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ने बनाया, लॉ बन गया? नहीं, क्योंकि लॉ मेकर कोई हो सकता है, लेकिन लॉ को पास करने वाला पार्लियामेंट है। राइट? तो लॉ कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले लॉ लिखा जाता है। मैं तो आज कुछ लिख नहीं पा रहा हूं। सबसे पहले लॉ लिखा जाता है। लिखते टाइम जो लॉ बनता है उसे कहते हैं लॉ का ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। ये जितना भी डिस्कशन में आज मैं कुछ बोल रहा हूं ना, आपको बाय द इवनिंग मैं आपको आईपैड पर लिखकर इसका पीडीएफ भेज दूंगा, है ना। हर्षित भी आपको भेज देंगे। जो जो भी मैंने आज डिस्कशन किया है ना, ये सब अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो मैं लिखा हुआ आपको भेज दूंगा। सो लॉ जब बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? केवल रॉ फॉर्म, तो क्या बोलते हैं उसे? ड्राफ्ट। लॉ की लैंग्वेज में से बोलते हैं बिल। अब ये आपने खूब सुना है। ये जब तक कंसर्न मिनिस्ट्री ने लिखा है तब तक इसे क्या बोला जा रहा है? बिल। बिल मीन्स द लॉ इन ड्राफ्ट फॉर्म। सो व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज ड्राफ्ट? क्योंकि अब ये पास नहीं हुआ है। अब ये ड्राफ्टेड बिल कहां रखा जाएगा? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कितने पार्ट हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। इंग्लिश मीडियम वाले हैं हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा को इंग्लिश में भी लोकसभा राज्यसभा लिखते हैं। ये हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, उसका एक्सप्लेनेशन है। सो 3 पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट। अब क्या होगा? अब एक और बात, लोकसभा क्या होती है? देखो आप समझो, आज एक वर्ड की वजह से आपको वो कुछ जानने को मिल रहा है जो आप नहीं जानते थे। क्या वर्ड? स्टैट्यूट। रिटन लॉ, जो किसी अथॉरिटी ने लॉफुली पावर को एक्सरसाइज करके बनाया। तो वो समझ रहे कौन अथॉरिटी, कौन लॉफुल पावर किसके पास है। तो पहला आपको क्लियर हो गया पावर किन किन के पास है।
अब हम उसमें से पहला एग्जांपल ले रहे हैं, सेंट्रल को बनाना है, तो मिनिस्ट्री लिखेगी, कहां पेश होगा, प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के तीन पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा क्या है? लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं, नाम से समझो ना, हाउस ऑफ द पीपल, दे आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ये कब होते हैं? अभी जो हुए थे 2 महीने पहले, इंस्टीट्यूट 1 महीना पहले ही, मई में हुआ है, जुलाई तो आया ही है आज, बस 1 महीने पहले। वो लोकसभा के तो इलेक्शन थे। लोकसभा में कौन बैठता है? जिसे पब्लिक चुनकर भेजती है, इसलिए उसका नाम है हाउस ऑफ द पीपल। दे आर रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक। इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आज की डेट में लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी? 543। सो मेजोरिटी 272। जिसके पास भी आ जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। क्लियर? नाउ कमिंग टू द राज्यसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, नाम से कुछ दिमाग लगाओ। यहां वो लोग बैठेंगे जो राज्यों से चुनकर आएंगे। इनका आप और मैं डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करते, तो क्या होता है फिर? हर स्टेट को कुछ कुछ सीटें अलॉट की गई हैं। राज्यसभा में टोटल है 250 सीट्स। 238 के इलेक्शन होते हैं, 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं जो अपने अपने डिस्टिंग्विश फील्ड के एक्सपर्ट हैं। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद रहे, हेमा मालिनी, सॉरी, रेखा राज्यसभा की सांसद, जया बच्चन राज्यसभा की सांसद, ये सब रहे हैं। आमिर खान राज्यसभा के सांसद। डिस्टिंग्विश एंटिटी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है कि आओ और देश को अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दो इंटेलेक्चुअलिटी के पॉइंट पर। 238 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड। इन 250 लोगों से बनती है राज्यसभा। अब 238 कैसे आते हैं? हर स्टेट्स को अलग अलग सीटें अलॉट की गई हैं। उसमें क्या होता है? सपोज करो एमपी के पास राज्यसभा की 10 सीटें, तो इन 10 सीटें जब खाली होंगी राज्यसभा में एमपी की, तो क्या होगा? एमपी की विधानसभा के जो विधायक हैं, एमएलए, वो वोट करेंगे। तो राज्यसभा में जो लोग जाते हैं उन्हें कौन वोट करता है? स्टेट्स के एमएलए। मतलब आप और मैं उनमें डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली वो वोट हम ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एमएलए को भी तो हमने ही चुन के भेजा। इज दिस क्लियर? बट राज्यसभा के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? पर्टिकुलर स्टेट के एमएलए। दैट्स इट। ठीक है? वो इसीलिए कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। मैं मान लू क्लियर है? तो ये ऐसे आती है राज्यसभा। और प्रेसिडेंट कैसे आते हैं? प्रेसिडेंट 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 का इलेक्शन होता है इस देश में, या सिलेक्शन होता है? इलेक्शन होता है। सर हमने तो कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। हम नहीं करते पार्टिसिपेट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, इन सारी स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए। मतलब एमएलए और एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चाहे लोकसभा में बैठा हो व्यक्ति या राज्यसभा में बैठा हो, कहलाएगा क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी और हर स्टेट के एमएलए, ये तीनों लोग मिलकर किसको चुनते हैं? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट का क्या होता है? इलेक्शन, बट नॉट डायरेक्टली बाय द पब्लिक। पर क्या वास्ट इनडायरेक्टली तो हम ही कर रहे हैं, क्योंकि एमएलए और एमपी को भी हम नहीं चुना। ठीक चलेगा। अब क्या होगा? तो ये ड्राफ्ट पेश होगा पार्लियामेंट में। लोकसभा में पहले इसको पास करवाओ। पास कैसे होगा? मेजोरिटी हाँ कर दे। फिर कहां से पास करवाओ? राज्यसभा से। और फिर इसको किसके सामने रखो? जिस दिन प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देंगी, उस दिन ये बिल बन जाएगा एक्ट। दिस इज द जर्नी ऑफ बिकमिंग द एक्ट फ्रॉम द बिल। वो बिल है, जिस दिन तीनों जगह से पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, तब क्या कहलाएगा? एक्ट। ऐसे बनता है एक्ट। दिस इज रिटन लॉ, और इसे कहेंगे स्टैट्यूट। क्या बात समझ में आ गई? अब एक डाउट आ रहा है, ये सर स्टेट में कैसे बनेगा? फिर सेम स्टेट कौन सा लॉ बनाएगी? जो लॉ स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है, जो स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है।
हाँ, मैं उसका एक एग्जाम्पल बता, सुनो आप ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताता हूं, आपने सुना होगा। इस देश में एक एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट। आप और मैं इस देश के क्या है? सिटीजन। कैसे? क्योंकि सर हमारा बर्थ ही यही हुआ है। पर कौन डिसाइड करेगा कि आप और मैं सिटीजन है या नहीं? सिटीजनशिप एक्ट के प्रोविजंस। सरकार को सिटीजनशिप एक्ट में एक बड़ा अमेंडमेंट करना था। लॉ चेंज नहीं होते, लॉ अमेंड होते हैं। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आता है ना, लॉ गेट्स अमेंडेड। तो सिटीजनशिप एक्ट में बड़ा अमेंडमेंट करना था। क्या करना था? सरकार चाहती थी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली, वहां माइनॉरिटीज में कौन है? हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी, सिख, क्रिश्चियंस, ये वहां माइनॉरिटीज में है और इन लोगों के साथ वहां अत्याचार होते हैं। सरकार का इंटेंशन था कि हम सिटीजनशिप एक्ट में एक नया प्रोविजन ला दें, सिटीजनशिप एक्ट में बड़ा अमेंडमेंट करें और इन आसपास की कंट्री के लोगों को कहें कि अगर आप वहां माइनॉरिटी वाले लोग हो, हिंदू, सिख, बुद्ध, ईसाई, पारसी हो और आप इंडिया आना चाहते हो, कुछ प्रोविजन फॉलो करके हम आपको इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। तो हमें अपने सिटीजनशिप एक्ट को क्या करना था? बदलना था। तो पहले हमने क्या बनाया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। फिर पार्लियामेंट से पास होने के बाद उसे क्या कहा गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। याद करो, आपने खूब सुना होगा CAA। और कैब, तो कैब क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। पास हुआ तो क्या बना? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और ये क्यों मैं इसमें भी बहुत दूर चला गया, क्यों ही गया? फाइनेंस बिल हर साल पेश तो होता है बजट के टाइम पर, फिर जब उस पर बहस होने के बाद पास हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? फाइनेंस एक्ट, जिसके थ्रू अगले साल की पूरी प्लानिंग प्रेजेंट होती है, इनकम टैक्स के अमेंडमेंट आते हैं। फाइनेंस एक्ट जब पेश होता है उस दिन क्या कहते हैं उसे? फाइनेंस बिल। जब पास होगा तब क्या कहेंगे? फाइनेंस एक्ट। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि सर स्टेट में कैसे बनते हैं फिर लॉ? स्टेट में लॉ कैसे बनते हैं? स्टेट में भी तो लॉ मेकर है। कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें भी दो लोग हैं, एक तो MLA और एक गवर्नर, राज्यपाल। जैसे सेंट्रल में प्रेसिडेंट है, वैसे स्टेट में गवर्नर है। ठीक है? इंडिया में गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। And who select the governor? President select the governor. Who select? President. तो प्रेसिडेंट अपने अपने हिसाब से किन्हीं व्यक्तियों को गवर्नर बना सकता है किसी भी स्टेट का। ये लॉ है। प्रैक्टिकल लाइफ क्या है? जिसकी भी सरकार होगी सेंट्रल में, उनकी पार्टी के जो बड़े नेता जब रिटायरमेंट होने की कगार पर है और पार्टी उन्हें पार्टी से बाहर हटाकर कुछ और रिटायरमेंट बेनिफिट देना चाहती है कि ज्यादा परेशान ना करें इनको, उन सीनियर लीडर्स को प्रपोज किया जाता है प्रेसिडेंट को कि इन्हें इस स्टेट का गवर्नर बना दो। प्रेसिडेंट नोटिफाई कर देती है, गवर्नर बन जाते हैं। ठीक है? तो आपको जितने भी स्टेट्स में अभी नए नए गवर्नर मिलेंगे, ये सब किस पार्टी के लीडर रहे हैं पहले? बीजेपी के। ठीक है? चलिए, अब लेजिस्लेटिव असेंबली के MLA कहां से आते हैं? इलेक्शन से। सो हर स्टेट में भी हर 5 साल में इलेक्शन होता है। हमारे यहां भी हुए ही थे अभी जनवरी फरवरी में। कहां के? CM के इलेक्शन हुए ही थे ना, तो MLA चुने थे हमने। फिर MLA किसको चुनते हैं? CM। जिस पार्टी के ज्यादा MLA उसी का CM बने। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो MLA का इलेक्शन अगेन हम पार्टिसिपेट करेंगे, वैसे MLA होंगे और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा गवर्नर को। ये दो लोग चला रहे हैं। अब कोई भी लॉ बनाना है उस स्टेट को, तो पहले उस स्टेट की कंसर्न मिनिस्ट्री, स्टेट में भी क्या होती है? मिनिस्ट्रीज होती है। हर राज्य में भी मिनिस्ट्री है, सेंट्रल में तो है ही। तो स्टेट की उस कंसर्न मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स लॉ लिखेंगे। लॉ ड्राफ्ट फॉर्म में क्या कहलाएगा? बिल। फिर बिल कहां पेश होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में नहीं। कहां? लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर वहां से पास हुआ, फिर किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास। गवर्नर साइन करेगा, ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट।
तो क्या प्रोसेस ऑलमोस्ट वैसी ही है? हाँ, बस वहां लोकसभा राज्यसभा, यहां लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। नाउ कॉन्करेंट में अगेन सेम, पहले सेंट्रल अप्रूव करेगी, पास करेगी, और फिर अलग अलग स्टेट्स। तो ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट वाले लॉ बनते हैं। अब जाकर आपको एक मतलब समझाया है मैंने, स्टैट्यूट्स, रिटन लॉ, जो किसी लॉफुल अथॉरिटी ने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करके बनाया। तो किन किन के पास अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी के थ्रू लॉ कैसे बनते हैं, ये हमारा आज का सबसे काम का डिस्कशन। ठीक, यही है चैप्टर का नाम, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो लिखित में जितने भी रिटन लॉ हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे मतलब निकाला जाता है, यही इस चैप्टर में आपको अलग अलग रूल सिखाए जाएंगे। चलिए नाउ क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं बेटा। क्या होता है, क्या होता है ना, एक बात समझना, एक है लॉ बनाने वाला, एक है लॉ रेगुलेट करने वाला, लॉ मेकर, लॉ का रेगुलेटर, और तीसरे है हम जो उस लॉ को क्या कर रहे हैं, फॉलो। अब क्या होगा, कोई चीज इंग्लिश में लिखी हुई है यार, ये जो आपने डाउट पूछा है ना, इसका मैं मेरे तरीके से आंसर देता हूं। आपने घर जाकर खुद से भी तो लॉ पढ़ा होगा, सर ने पढ़ा दिया क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब आप घर जाके खुद से भी पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट पढ़ा दिया, घर जाके खुद से पढ़ रहे हो, तीन दोस्त साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं। क्या आपने कभी अलग अलग मतलब नहीं निकाले? आपका एक दोस्त कह रहा है इसका मतलब ये है जो लिखा हुआ है, दूसरा दोस्त कह रहा है नहीं इसका मतलब ये है, तीसरा कह रहा है ये भी तो हो सकता है। आपको नहीं लगता है रियल लाइफ में भी होता होगा? लॉ मेकर अपने बेनिफिट का मतलब निकाल रहा है, लॉ फॉलो करने वाला अपने बेनिफिट का मतलब निकाल रहा है, रेगुलेटर अपने ही बेनिफिट का मतलब निकाल रहा है। लड़ाई यहां होती है। इसलिए हम सबको क्या सिखाना है, इंटरप्रिटेशन के रूल। जो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते कैसे हैं? सर उसमें क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ लेंगे? नहीं, इंग्लिश की हिंदी तो आप कर लोगे, पर हिंदी में भी जो लिखा हुआ है वो कैसे कहां समझ में आता है एक बार में, इसका ये भी मतलब हो सकता है, इसका ये भी मतलब हो सकता है। लड़ाई ऐसे होती है, और इसलिए हमें सीखने होते हैं इंटरप्रिटेशन के रूल्स। एक एग्जांपल बताता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। सुब्रतो रॉय का नाम सुना हुआ है आपने? सुब्रतो रॉय, सहारा ग्रुप चेयरमैन। अब तो डेथ हो गई उनकी, है ना? सहारा श्री बोलते थे उनको, बहुत फेमस पर्सनालिटी थी, बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रहे। आप जानते हो सुब्रतो रॉय का केस क्या हुआ था, क्या किया था? आप जानते हो विजय माल्या ने क्या किया था? नहीं पता आपको? मेहुल चौक से नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ 12-13 हजार करोड़ का फ्रॉड कैसे किया? सुनो, नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज है, बैड बॉय बिलियनियर्स। इसको देखना, उसके अलग अलग एपिसोड में अलग अलग कहानी है, एक में विजय माल्या की, एक में सुब्रतो रॉय की, एक में मेहुल चौक से नीरव मोदी की। बैड बॉय बिलियनियर्स। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में सारी देख लेना, एक एक एपिसोड देखना, आपको बहुत मजा आएगा। रियल उनका पूरा बताया क्या किया है उन लोगों ने। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कभी ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली चीजें भी देखा करो, अच्छी लगेगी आपको, बिलीव मी। सुन, सो सुब्रतो रॉय, सहारा ग्रुप का केस था क्या? जेल में रखा गया ना बहुत टाइम तक। ये केस क्या था? केस था सहारा ग्रुप की दो कंपनी सी रियल एस्टेट वाली। इन्होंने इशू करे थे एक इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का नाम था OFCD। इंस्ट्रूमेंट का नाम था, यार कुछ भी नहीं लिखने दे, OFCD, ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो क्या इशू किए थे? डिबेंचर्स। कौन से डिबेंचर? कन्वर्टिबल डिबेंचर। समझते हो क्या कन्वर्टिबल डिबेंचर? जिनका कन्वर्जन होना है किसमें? इक्विटी में। पार्शियल नहीं, फुली कन्वर्टिबल थे, कि पूरे के पूरे इक्विटी में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, आधे नहीं के आधे कर लेता हूं, आधे बचे रहने देता हूं डेट में, नहीं, फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर थे। और कन्वर्जन का इन्वेस्टर्स के पास क्या था? ऑप्शन। इसलिए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा गया? OFCD, ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर। सहारा ग्रुप की दो रियल एस्टेट कंपनी ने इशू किया है। सेबी बीच में क्यों आ गई? क्योंकि इन्होंने क्या किया,
बताया रेगुलेटर को, सेबी को। सेबी बीच में क्यों है ये तो समझ में आता होगा ना आपको, जब आप पब्लिक से पैसा लेते हो, पब्लिक इशू करोगे, ये करोगे, पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा सिक्योरिटीज में, तो सेबी इज द रेगुलेटर। सो कहानी ये है कि इंडिया में अगर किसी को पब्लिक ऑफर लाना है अपने किसी इंस्ट्रूमेंट का, जिसको आप क्या कहते हो, आईपीओ, तो आपको सेबी की आईपीओ की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियों ने क्या बताया कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, दिस इज नॉट पब्लिक ऑफर। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप गिने चुने लोगों को, सेलेक्टेड कैटेगरी को अपने इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो, उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। मैं मानता हूं इतना बात आपको समझ में आती होगी। जब कंपनी कुछ गिने चुने पर्टिकुलर कैटेगरी को सिक्योरिटीज इशू करेगी तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, और जब पब्लिक एट लार्ज को इशू करती है तो उसे क्या कहते हैं, पब्लिक ऑफर। तो इन्होंने आईपीओ की गाइडलाइन क्यों नहीं फॉलो की, क्योंकि बोलते रहे कि ये क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। सेबी को जब इनके पूरे इस इशू के बारे में पता चला, जो कि करीब 12,000 करोड़ का इशू था, तो सेबी ने कहा कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, ये पब्लिक ऑफर है, और आपने पब्लिक ऑफर की गाइडलाइन पूरी नहीं की, इसलिए पूरा पैसा पब्लिक को रिटर्न कर दो। बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ है, इसको हम 2 घंटे भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको काम की बात पर लेकर चलता हूं। अब सेबी जिस लॉ का हवाला दे रही थी कि कौन से लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, उस लॉ का नाम है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। कहां लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज का पब्लिक ऑफर कैसे लाते हैं, फिर आईपीओ की प्रोसेस कैसे फॉलो करनी है, क्यों कंपलसरीली फॉलो करनी है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में, SCRA, दैट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी ही रेगुलेट करती है उस लॉ को, SCRA। आपके जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है, ये भी कौन से लॉ से चलते हैं, SCRA से, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से, एंड द रेगुलेटर इज सेबी। ठीक है, तो सेबी ने कहा भैया बिना पब्लिक ऑफर के आईपीओ लाए हो, बिना पब्लिक ऑफर के सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू कर दी, पूरा पैसा रिटर्न करो। ये कह रहे नहीं कि हाँ ये प्राइवेट प्लेसमेंट है ही नहीं, ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, पब्लिक ऑफर है ही नहीं। ये लड़ाई चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब मैटर यही थे, डिसाइड करना था फाइनली कि इनसे पैसा रिफंड करवाए नहीं करवाए। कौन से एक्ट का हवाला दिया गया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट किस पे लगता है, बट ऑब्वियसली सिक्योरिटीज पे लगता है, तो ऑब्वियसली उस एक्ट में क्या डिफाइन किया होगा, सिक्योरिटीज को। तो इस पूरे देश में एक ही लॉ है जहां बेसिकली मेन पहली मतलब ढंग से सिक्योरिटीज को डिफाइन किया हुआ है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन H है वहां जहां सिक्योरिटीज को डिफाइन किया है। अब मैं वो डेफिनेशन बोलता हूं आपके सामने। डेफिनेशन में लिखा हुआ था सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इन एनी अदर मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइकली नेचर इश्यूड बाय बॉडी कॉर्पोरेट। काम की बात है, वापस से काम की बातों पे आता हूं। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड अदर मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय बॉडी कॉर्पोरेट्स। सुब्रतो रॉय के एडवोकेट, सहारा ग्रुप के एडवोकेट्स अड़ गए कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हम पर एप्लीकेबल ही नहीं है, उस एक्ट का प्रोविजन लगा के क्यों पैसे रिफंड करवा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं है, बोले सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट सिक्योरिटीज पे लगता है, और हमने जो इशू किया वो सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आ ही नहीं रहा। अब आप बोलोगे यार कैसे लोग हैं, आ तो रहा है, लिखा तो है सिक्योरिटीज इंक्लूड डिबेंचर, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। तो ये बोले सर डिबेंचर लिखा है, हमने डिबेंचर इशू नहीं किए, हमने इशू किए ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर। और ओएफसीडी कहां लिखा है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में, ये है इंटरप्रिटेशन। वो अपने फेवर में कर रहे हैं, ये अपने मतलब के लिए ये गलत ही निकाल रहे हैं मतलब, क्योंकि इतना आप भी समझदार हो कि जब डिबेंचर लिख दिया भाई तो सारे टाइप के थोड़ी डिबेंचर लिखेंगे। अरे हमने कहा तुमने ओएफसीडी इशू किया, कल से तुम डबल ओएफसीडी बनाओगे, फिर हम क्या क्या लिख देंगे, डिबेंचर लिखा तो है। पर वो इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं लिखा। बोल सर ऐसे नहीं चलता, जो इंस्ट्रूमेंट हमने इशू किया है वो डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी है ही नहीं और एससीआरएम पे लगता ही नहीं, परेशान मत करो। सोचो आप क्या लेवल चलता है चीजों का। एडवोकेट जानबूझ के बेवकूफ बनते हैं क्लाइंट को बचाने के लिए। आप बोलोगे एडवोकेट बेवकूफ है क्या, बेवकूफ नहीं समझदार हैं, जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, नहीं है डिबेंचर
ठीक है, बोले हमने कौन सा लिखा हुआ है इसमें केवल कि ये 3 ही इंस्ट्रूमेंट हैं, हमने आगे लिखा अदर मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय बॉडी कॉर्पोरेट। तुम कंपनी तो हो ना, कि वो भी नहीं हो, तो बॉडी कॉर्पोरेट हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केटेबिलिटी। ये बताओ तुम्हारे डिबेंचर कितने लोगों ने खरीदा? बोल सर 33 मिलियन लोगों ने। 3 करोड़ 30, एक तो इनकी समझदारी देखो, आप 3 करोड़ लोगों को सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्योंकि उन्होंने कैटेगरी बना ली थी कि जो हमारे ग्रुप के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं केवल उनको ही देंगे और उनकी जो गारंटी रहेगा उनको देंगे। तो हमने बोला भाई फिर तो वो बहुत लोगों तक पहुंच गया। बोले कितने ही पहुंच गया, है तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनो, जिस इंस्ट्रूमेंट को किसी देश में 3 करोड़ लोग खरीद लें वो तो बहुत मार्केटेबल है, और इसीलिए सुनो, डिबेंचर लिखा है इसलिए तुम्हारे ओएफसीडी को सिक्योरिटी नहीं कह रहे। इसमें आगे जो लाइन लिखी है ना, अदर मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइकली नेचर इश्यूड बाय बॉडी कॉर्पोरेट, तो तुम्हारी सिक्योरिटी मार्केटेबल है और इसलिए तुम्हारी सिक्योरिटी सिक्योरिटी है और एससीआर लगेगा। इसके प्रोविजन लगाने थे, बिना उसके लिया, पैसा रिफंड करो। ये है इंटरप्रिटेशन। सुब्रतो रॉय ने कहा पैसा कहां से रिफंड करें, पैसा तो है ही नहीं, वो तो लगा दिया सब। तो बोले प्रॉपर्टी बेचो, तो बोले आज तो बिकेंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब तक ये पैसे रिफंड नहीं करते इनको जेल में रखो। तो बोले जेल में रखोगे तो प्रॉपर्टी कैसे बेचूंगा, प्रॉपर्टी बेचूंगा नहीं बेचूंगा तो पैसे कैसे लाऊंगा। तो बोले कोई बात नहीं, जेल में रहकर प्रॉपर्टी बेचो, तुमको जो जो भी मीटिंग्स करनी होंगी जेल में ही करना, लेकिन जेल में रहोगे जब तक पूरे पैसे रिटर्न नहीं करोगे। बहुत ही पॉपुलर केस हुआ है ये इंडिया में। सो ये है एक बढ़िया एग्जांपल कि कैसे लॉ मेकर अपने फेवर में इंटरप्रेट करेगा, लॉ फॉलोवर अपने फेवर में इंटरप्रेट करेगा, और इसलिए अधिकतर बार या तो खुद ही समझ जाओ तो ठीक है, और अदरवाइज फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, कोर्ट्स। और उसमें भी फाइनल कोर्ट्स कौन सी, अब उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन कर दिया वो फाइनल है। फिर तो इंटरप्रिटेशन की भी अलग अलग कौन है, अथॉरिटी। पहले तो हम कर लें, फिर डिपार्टमेंट देख ले सही किया नहीं किया, और झगड़े होंगे तो फिर कहां जाएगा मैटर, कोर्ट्स में, फिर हायर कोर्ट्स में, फिर और कोर्ट्स में, फाइनली कहां, सुप्रीम कोर्ट्स में। ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। हम जो पढ़ेंगे वो इंटरप्रिटेशन के रूल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमें अलग अलग रूल्स पढ़ना है कि कौन सी सिचुएशन में इंटरप्रिटेशन कैसे करें। तो यही है ये पूरा चैप्टर। पूरे चैप्टर में हमें अलग अलग रूल्स पढ़ने हैं इंटरप्रिटेशन के। सो आज तो यही खत्म कर रहे हैं। आज मैंने काम की जो आपको सबसे काम की बात सिखाई है दैट इज स्टैट्यूट्स, और उसके थ्रू जो हमारे देश में अथॉरिटीज हैं जिनके थ्रू देश चल रहा है, जो सबसे काम का है आपके लिए जानना। कल से इंटरप्रिटेशन के रूल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे अलग अलग। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।